हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएस चौपाल। मैं आशुतोष। आईएस चौपाल के भारतीय इतिहास के इस लेक्चर में आज दूसरे खंड में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हों या मेंस। तो आइए आज देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण और खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसके प्रमुखतः 5 नाम दिए गए हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। दूसरा है सिंधु सभ्यता, इसके प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले, इसलिए इसका ऐसा नाम दिया गया। तीसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जो स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी के क्षेत्र के ही आसपास खोजे गए, और 1947 तक सिर्फ 40 बस्ती का पता चला जो सिंधु नदी क्षेत्र से था, परंतु उसके बाद से लेकर के अब तक 1400 के आसपास या 1500 के बीच अभी तक स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से 1100 सिंधु गंगा मैदान के बीच का क्षेत्र मिला है, लगभग 80%, जहां से सरस्वती नदी बहती थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है। कुछ विद्वान इसे सिर्फ सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, तांबा बनाने की विधि पहली बार विकसित की, तो इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए क्योंकि पहली बार नगरों का उदय इस रीजन में हो रहा है। उससे पहले मेसोपोटामिया और इजिप्ट में भी नगरों का देखने नगर के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु सर्वाधिक उन्नत और विकसित नगर हमें इस सभ्यता में मिल रहा है भारतीय क्षेत्र में। अब आते हैं इसके खोज पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल कोई भी खोज होता है, पुरातात्विक खोज होता है, वो कंडक्ट कराता है एएसआई, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग भी कहते हैं। तो इसके जो जन्मदाता थे, इसके जो फाउंडर थे इंडिया में, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन जब वायसराय थे, अराउंड 1900 टू 1905 के आसपास। तो इसकी जो खोज हुई वो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। और फिर कालांतर में एम एस वत्स, जॉन मार्शल, अमलानंद घोष, जेपी घोष और के एन दीक्षित इन्हीं के खोजों से जुड़े हुए रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस वक्त दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, उस वक्त जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, एएसआई था, उसके जो निदेशक थे, जो डायरेक्टर थे, वो जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में ही दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की, और इस खोज से जुड़े हुए लोगों में एम एस वत्स, जॉन मार्शल, अमलानंद घोष, जेपी घोष और के एन दीक्षित के नाम आते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि पूछा गया है बीपीएससी 2015 में। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स और डी वी एस स्मिथ। तो अभी हमने देखा कि राखलदास बनर्जी उसके सम्मिलित थे, के एन दीक्षित भी सम्मिलित थे, माधव स्वरूप वत्स भी सम्मिलित थे, एम एस वत्स भी कहा गया है, और तो ये तीनों उससे संबंधित थे। जबकि वी एस स्मिथ, जो कि एक हिस्टोरियन है आयरलैंड के, इन्होंने एक बुक लिखा है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इससे संबंधित नहीं थे। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। अब एक बार हम इसके मैप को देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज है, इसका हम मैप देखते हैं। तो ये हमें दिखता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान का पूरा हिस्सा और अफगानिस्तान तक इसका फैलाव दिखता है, और दक्षिण में इसका फैलाव गुजरात और महाराष्ट्र तक दिखता है, और पूर्व में इसका फैलाव राखी गढ़ी तक दिखता है। तो इसे हम एक
ये त्रिभुजाकार रूप से फैला हुआ है, तो इसे हम एक अलग आकृति से देखते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति हम देखेंगे तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नॉर्दर्न बाउंड्री है जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। जो इसका दक्षिणतम बिंदु है, जो साउदर्न बाउंड्री है, वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जो इसका पश्चिमी बॉर्डर है वो है सुत कांगीडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो पूर्वी बाउंड्री है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो कि हिंड नदी के किनारे स्थित है। इसका ईस्टर्न पॉइंट है। इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 1600 किलोमीटर है। तो यह भौगोलिक स्थिति है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब इसके नगर योजना पे हम आते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। यह पर्यावरण अनुकूल नगर नियोजन था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। पहला ऊंचे दुर्ग वाले भाग थे जिसमें शासक वर्ग रहते थे। दूसरा निचले भाग में सामान्य नागरिक रहते थे। इसका एक एक्सेप्शन है चन्हूद्रो, जो कि दुर्गीकृत नहीं था, जिसमें कोई विभाजन हमें नहीं दिखता है। सड़कों के किनारों की बात करें तो ये पक्की नालियां इसके किनारों में बहती थी और उसके ऊपर ढकी हुई होती थी। वो पक्की नालियां होती थी जो कि ढकी हुई होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है कि वो सभी नालियां घरों की नालियों से जुड़े हुए थे। तो जल निकास प्रबंधन तकनीक बहुत ही उत्तम थी। कालीबंगा और रंगपुर के अलावा सभी में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो पकी हुई ईंटों के साक्ष्य हमें मिल रहे हैं इस सभ्यता के नगरों से। कालीबंगा और रंगपुर में पकी ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हाल फिलहाल में मिला है, जिससे केवल नालियों, कुओं और दहलीज में प्रयोग होता था। घर बनाने में पकी हुई ईंटों का प्रयोग अभी तक कालीबंगा में नहीं मिला है। घरों की बात करें तो सभी घरों के बीच में एक आंगन होता था जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे होते थे। एक रसोई घर और एक स्नान घर होता था, जैसा कि आज भी भारत के सुदूर गांवों में ऐसे घर दिखते हैं। 2 मंजिले मकान के भी प्रमाण मिले हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ये शायद सुरक्षा के दृष्टिकोण से था, लेकिन इसका अपवाद हमें लोथल में मिलता है, जहां के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर खुलते थे। मकानों के फर्श बनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी को कूटकर ईंटों को बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। ईंटों का जो प्रचलित आकार मिला है वो 4:2:1 के अनुपात में मिला है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। सफाई और स्वच्छता को ज्यादा महत्व दिया गया है इन नगरों में। अब आइए देखते हैं हम इनके जो प्रमुख नगर थे। अब तक जो है लगभग 1500 स्थलों का पता चल चुका है, लेकिन सिर्फ 8 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। अभी हाल फिलहाल में राखीगढ़ी 8वां नगर बना है। राखीगढ़ी से पहले सिर्फ 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया है। यह मोहनजोदड़ो के बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर की है इसकी। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता थे, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, दयाराम साहनी थे 1921 में, जो कि MS वत्स के निर्देशन में किया था। इससे जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं वो है श्रमिक निवास, R37 कब्रिस्तान, उर्वरता की देवी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, 16 भट्टियां, धोती पहने हुए साधु की मूर्ति है, अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा है। मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हुआ करता था, परंतु राखीगढ़ी के बाद अब ये दूसरा हो गया है। यह संपूर्ण सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। इसका 300 हेक्टेयर्स में है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता थे वो राकलदास बनर्जी थे 1922 में। यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं वो है वृहद स्नानागार, कांसे की नर्तकी, सूती कपड़ा, पशुपति की मुहर, राजमुद्रांक, मिट्टी के बर्तन बनाने के भट्ठे, मिट्टी के तराजू। तो ये सब हमें मिल रहे हैं मोहनजोदड़ो से। अब बात करते हैं हम चन्हूद्रो की। चन्हूद्रो है, इसका जो अस्तित्व है, इसमें दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि सभी नगरों में बाउंड्रीज
दिखाई देते हैं, बट यहाँ पे चिन्हुद्रों में नहीं दिखता है। यह एक इंडस्ट्रियल सिटी था, ये एक औद्योगिक नगर था वहाँ पे। इसकी जो नदियाँ हैं ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। इसके जो खोज करता है वो है अर्नेस्ट मैके। यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं वो है मिट्टी की बैलगाड़ी, मुहर उत्पाद केंद्र, कांसे का खिलौना गाड़ी, लिपस्टिक के साक्ष्य, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है, अलंकृत हाथी और मन का कारखाना यहाँ से मिला है। अब आते हैं लोथल। लोथल जो कि वहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता है। यहाँ से पश्चिम एशिया से व्यापार होते थे। लोथल को एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया है, मतलब इसका जो बाउंड्री दिया गया है वो एक ही बाउंड्री है पूरे नगर में। जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि सभी नगरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, परंतु लोथल सिर्फ एक ही बाउंड्री के अंदर है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। इसके जो खोजकर्ता थे वो एस आर राव थे। इन्होंने रंगपुर की भी खोज की थी। यहाँ से जो वस्तुएं मिली है वो धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, युगल शव मिला है, चावल के अवशेष मिले हैं, गोमेद मन के मिले हैं, धान की भूसी और दिशा मापक यंत्र मिले हैं। अब हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर की हम बात करें तो जो प्रमुख नगर है, जो और प्रमुख नगर में 5वें नंबर पे हम देखते हैं राखीगढ़ी को। तो ये अब तक का सबसे बड़ा नगर है, हरियाणा के हिसार जिले में है। क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर है, जो कि सबसे बड़ा है, मोहनजोदड़ो से भी बड़ा। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 विरासत स्थलों की सूची में इसे शामिल किया है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता थे वो अमरेंद्र नाथ हैं ASI के। इससे जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो तांबे के बर्तन प्राप्त हुए हैं, मोहरे, टेराकोटा की मूर्तियां और मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। अब आते हैं कालीबंगा। ये राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता थे वो अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़ थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कच्चे ईंटों का मकान मिला है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है, अग्नि वेदिका मिली है जहाँ से यज्ञ हवन कुंड मिला है, बहुफसली खेती के प्रमाण मिले हैं, शिवलिंग मिला है, कांच और मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं कालीबंगा से। अब आते हैं बनावली। बनावली हरियाणा में है। इसमें हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। जल निकासी प्रणाली का अभाव दिखता है बनावली में। अब तक हमने देखा कि सभी जगह उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, बट यहाँ पर इसका अभाव दिखता है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता थे वो RS बिष्ट थे। यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो है मिट्टी का हल, उन्नत किस्म का जौ, तिल और सरसों के ढेर। अब आते हैं धौलावीरा की तरफ। धौलावीरा जो प्रसिद्ध है वो जल संरक्षण तकनीक के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे उन्नत जल संरक्षण तकनीक का उदाहरण देखने को मिलता है। नगर 3 भाग में विभाजित हुआ है यहाँ पर, उच्च, मध्यम और निचला नगर। अब तक हमने देखा या तो नगर सिर्फ एक ही बाउंड्री से घिरा हुआ था, या उसमें 2 बाउंड्री से विभाजित किया गया था, या कोई बाउंड्री ही नहीं थी। लेकिन धौलावीरा में हमने देखा कि यहाँ पे 3 भागों में विभाजन हुआ है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो JP जोशी और RS बिष्ट थे। RS बिष्ट ने बनावली की भी खोज की थी। तो इससे जो वस्तुएं प्राप्त हुए हैं वो हैं खेल का मैदान, स्टेडियम, विशाल जलाशय, हड़प्पन लिपि का 10 चिन्हों वाला एक बड़ा शिलालेख मिला है, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बाकी और नगर हम देखते हैं, उसमें रोपड़ है जो कि पंजाब में है। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो तांबे की कुल्हाड़ी और कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया हुआ अवशेष है। दूसरा महत्वपूर्ण है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है और यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल और उसके बाद के काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कपास के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। ये बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से, और चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कोल्डी हवा से। सनौली उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे सबसे बड़ा कब्रगाह मिला है, लगभग 125 कब्र। जो लोग भी उत्तर प्रदेश PCS दे रहे हैं,
बीपीएससी दे रहे हैं या किसी भी स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। कोट दीजी जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से तांबे और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देसलपुर जो कि गुजरात में पाया गया है, ये कच्छ के किनारे स्थित था। यहाँ से हड़प्पा कालीन मोहरें मिली हैं। तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चन्हुद्रो, बी कोटदीजी, सी सोहगौड़ा, डी देसलपुर। ये IAS 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो प्रमुख स्थल थे उसमें चन्हुद्रो था, कोटदीजी थे, देसलपुर था, सोहगौड़ा नहीं मिला है। सोहगौड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ से मौर्यकालीन जमाने के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु हड़प्पा काल का कोई साक्ष्य सोहगौड़ा से नहीं मिलता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी, सोहगौड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। अब एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, डी नागपट्टनम। ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो प्रमुख बंदरगाह था इस सभ्यता का वो था लोथल, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है बी। अब एक और प्रश्न देखते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ए नर्मदा, बी माही, सी भोगवा, डी भीमा। तो लोथल हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वो स्थित था भोगवा नदी पर, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है सी भोगवा। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी मेंस में 2012 में। अब एक और प्रश्न जो कि पूछा गया है यूपीपीएससी प्री में 2010 में, वो है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए आलमगीरपुर, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो हमने अभी अभी देखा कि जो जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें मिला है वो धौलावीरा से मिला है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है बी। एक और प्रश्न है, इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इस लिहाज से ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो प्रश्न एक और पूछा गया है यूपीपीएससी प्री में 2009 में, वो है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी? सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। तो हमने देखा कि सिंधु के किनारे लगभग 4 स्थल हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है, चन्हुद्रो है। ये सारे नगर सिंधु के किनारे स्थित हैं, जबकि चिनाब के किनारे मांडा स्थित है जो कि उस सबसे उत्तरी सीमा है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की। झेलम भी उसी एरिया में आता है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। गंगा के किनारे कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल नहीं मिला है, अतः जो इसके सही उत्तर होंगे वो है 1, 2, 3, अर्थात सही उत्तर है बी। अब हम आते हैं इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पे। तो सामाजिक जीवन में हम पाते हैं कि यह एक मातृ प्रधान समाज था। यहाँ का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, एक विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग। खाने पीने और आभूषण के शौकीन थे, जैसा कि वहां से प्राप्त वस्तुओं से हमें मिलता है। स्त्री श्रृंगार के साक्ष्य मिले हैं, सिंदूर, लिपस्टिक और काजल की प्राप्ति हुई है। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र मिले हैं। कपास के साक्ष्य मिले हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन शैली विद्यमान थी। दास प्रथा का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ के लोगों में गणित, ज्योतिष, मौसम विज्ञान और धातु विज्ञान की जानकारी बहुत अच्छी थी। आर्थिक जीवन की हम बात करें तो यहाँ पे कृषि और व्यापार मुख्य साधन था। यहाँ से मध्य एशिया से व्यापार होते थे। माप की दशमलव प्रणाली 16 गुणक की, जो कि आज भी भारत के गांवों में प्रयोग किया जाता है। कपास के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। जो फसलें वहां से मिली हैं जिसके साक्ष्य मिले हैं उनमें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास, चावल, रागी, कोदो, सांवा, ज्वार, मटर, तरबूज और खजूर इत्यादि थे। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कुबर वाले सांड का विशेष महत्व मिला है।
यहाँ के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था, गन्ने की खेती के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वस्त्र उद्योग, शिल्प उद्योग यहाँ पे विकसित था, जहाँ से कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। शिल्प कला, शिल्प उद्योग भी थे, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां, मोहरे इत्यादि बनाए जाते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अर्थात वस्तुओं के लेन देन में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, वस्तुओं को बदला जाता था। अगर किसी को जौ की ज़रूरत है तो वो गेहूं के बदले जौ लेता था, या किसी को चावल की ज़रूरत है तो वो मटर के बदले चावल लेता था, या कोई भी ऐसा सामान। तो सामान बदलने के आधार पे चीज़ों का क्रय विक्रय होता था, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये प्रकृति पूजा करते थे, मानव से लेकर के पशु वृक्ष सभी की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का भी आरंभ यहाँ से होता है। मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, यहाँ से मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं, यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं, बाकी हर तरह की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, जैसा कि आज के आधुनिक युग में भी है, परंतु मंदिर के कोई प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हैं। भूत प्रेत तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, ये लोग अंधविश्वासी भी थे। मातृदेवी, रुद्र पूजा, लिंग योनि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। पुनर्जन्म में विश्वास था, जैसा कि इनके दाह संस्कार की विधियों से स्पष्ट होता है। ये पूर्ण शवाधान करते थे, फिर आंशिक शवाधान करते थे, और फिर कलश शवाधान भी करते थे, जो कि पूर्व पुनर्जन्म में विश्वास को प्रतिलक्षित करता है। लौकिक और व्यवहारिक सभ्यता थी, धार्मिक अंश मौजूद थे, परंतु ये विशेषतः लौकिक और व्यवहारिक सभ्यता थी। वो व्यवहारिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इसे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2013 में, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि उन मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं मिला है, इसलिए पहला नहीं होगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, पशुपति की मोहर मिला है, बाकी शिवलिंग मिला है, तो देवी और देवताओं दोनों की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। अर्थात जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, केवल 2। अब एक और क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये पूछा गया प्रश्न है IAS 2011 में। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो हमने अभी देखा कि पिछले स्लाइड में कि यह लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व तो थे, परंतु वे उतने प्रभावशाली वर्चस्वशाली नहीं थे। ये लौकिक और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल इनका ज़्यादा था, व्यवहारिक मूल्यों पे ही अधिक बल देते थे। अर्थात ये पहला सही होगा। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जी बिल्कुल, वस्त्र उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों। अब हम लिपि और मोहरों की बात करें, जो कि इस काल का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हड़प्पा की लिपि में 64 मूल चिन्ह मिलते हैं, जो कि आयताकार सेलखरी की मोहरों और तांबों पर अंकित हैं। चित्रात्मक लिपि मिली है, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बोधोस्त्रोफेदोन कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र यू का मिला है, यू आकार का और मछली आकार का, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहरों की बात करें तो स्टेटाइट की मोहरें मिली हैं, जिसे सेलखड़ी भी कहते हैं। ये चौकोर, आयताकार और वर्गाकार, बेलनाकार, हर तरह के हर ज्यामितीय आकार की मोहरें मिली हैं। मोहरों में एक सींग वाला पशु, कुबड़ वाला सांड, हाथी और भैंसा अंकित है। पशुपति की मोहर मिली है, उसमें त्रिमुखी पुरुष हैं, जो कि पद्मासन मुद्रा में है। दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ, और बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा है। ताम्र पट्टिकाएं की बात करें तो एक तरफ मुद्रा लेख मिला है, दूसरी तरफ मछली, मगर, बकरी और मृग के चित्र मिले हैं ताम्र पट्टिकाओं पे।
गाय, ऊंट, घोड़े का अंकन किसी भी मुहर पर नहीं था, मगर इनके प्रमाण और हड्डियां मिली हैं। तो गाय, ऊंट और घोड़े तो थे, परंतु इसका अंकन किसी भी मुहर पर नहीं मिला है। तो आइए इससे एक और प्रश्न पूछा गया है, वो हम देख लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? यह प्रश्न पूछा गया था IAS 2002 में। ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। तो अभी हमने देखा कि गाय, ऊंट, घोड़े का अंकन किसी भी मोहर में नहीं मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए गाय। अब आते हैं इसकी हम कला की तरफ। तो हम हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जो इसके दिखता है, और ये मूर्तियां त्रिआयामी थी, 3 डायमेंशनल थी। तो इसका अर्थ है कि वो कला में निपुण थे और मूर्ति कला में भी बहुत माहिर थे। तो पहली जो मूर्ति मिली है कांस्य की मूर्ति, जो कि हमारे जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो बाएं साइड में है, एक नर्तकी की मूर्ति है। यह विश्व की सबसे पुराने कांस्य की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में ये मिला है। यह 4 इंच की मूर्ति है, जिसमें एक नग्न स्त्री का है जिसने सिर्फ आभूषण पहना है। इसके बाएं हाथ में चूड़ियां हैं तथा दाहिने हाथ पर कंगन और ताबीज पहने हुए है। यह एक त्रिभंग, जो एक नृत्य मुद्रा है, उसमें खड़ी है। बीच में हम देखते हैं कि एक दाढ़ी वाले साधु की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे हम बियर्डेड प्रीस्ट भी कहते हैं। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और स्टेटाइट का बना हुआ है। यह एक अर्ध प्रतिमा है, अर्थात शरीर के सिर्फ ऊपर का भाग मिला है। ये जो पैटर्न है वो ट्रेफॉइल पैटर्न में है, जिसे शॉल जो है वो ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले पुजारी की फोटो है ये। इसकी आंखें लंबी हैं, आधी बंद हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो योग मुद्रा में हो, ध्यान मुद्रा में हो। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद है और सिर पर सादी बुनी हुई पट्टिका है। तो ये एक शॉल ओढ़े हुए जो एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है, जो कि काफ़ी एक्सप्रेसिव है। ये मूर्ति देखने से लगता है जैसे कि ये साधु ध्यान मुद्रा में हो। ये मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है। एक और उसके नीचे हम देखेंगे तो एक पशुपति की मुहर है, जो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। इसमें पद्मासन मुद्रा में एक योगी को दिखाया गया है, जिसे पशुपति माना गया है। इसने 3 सिंघों वाला मुकुट पहना हुआ है और चारों ओर पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है। आकृति के बाईं ओर हाथी और बाघ हैं, जबकि दाईं ओर गेंडा और भैंस दिखाई देते हैं। आकृति में आसन के नीचे 2 हिरण दिखाई गए हैं। राइट में जो सबसे आखिरी है वो है मदर गॉडेस, जिसे मातृदेवी भी कहते हैं। इसकी मूर्ति मिली है, ये सिंधु स्थलों में काफ़ी जगहों से मिली है। तो इसका अर्थ है कि ये तो या तो कुल देवी रही होंगी या इनका बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। इसने यह एक धोती, कटिवस्त्र और करधनी पहने हुए हैं। इसने पंखाकार मुकुट भी पहना हुआ है। चेहरे के रूपांकनों को भी बहुत ही अनगढ़ ढंग से दिखाया गया है तथा इसमें कुशलता का अभाव है। संभवतः इसकी पूजा समृद्धि और कुल या वंश वृद्धि के लिए की जाती रही होगी। यह उर्वरता की देवी भी रही होंगी। तो ये सैंधव काल के कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण ये सब है। इसे हम विस्तृत रूप से, जब कला और संस्कृति का सेक्शन हम पढ़ेंगे तो इसे हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के कोई प्रश्न हैं या किसी तरह का कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।